Hello everyone, good afternoon. My name is कनिका. तो हमने जैसे आपसे कहा था कि हम क्या करेंगे, हम मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज आपका क्या करेंगे, जो सिलेबस है उसको कवर करवाते जाएंगे. फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आ जाएगा और भी ये जो सिलेबस जो भी आप यहाँ कवर करोगे वो बेसिक होगा कि जो आपको आगे जाके किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे अभी नए नए जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म लगे हैं, वहाँ पे भी आप मतलब जो पढ़ोगे वो ये सब टॉपिक्स आते हैं. तो इसलिए पिछले क्लास में हमने नाउन के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में हम प्रोनाउन के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. हम क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे जो रूल लगेगा उसके बारे में मैं आपको ब्रीफिंग करती जाऊंगी. ठीक है, तो लेट नहीं करते इसलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन. चलो, अभी मैं क्वेश्चंस पे आने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक इसका बता देती हूँ प्रोनाउन क्या होता है. ठीक है, ऐसे आप सबको पता है प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम कहाँ लगाते हैं, नाउन की जगह पे. वर्ड्स यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, है ना, उनको प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे मैंने बोला हाय आई एम कनिका, कनिका इज अ टीचर, कनिका लिव्स इन उधमपुर. बार बार कनिका कनिका बोल के थोड़ा एब्जर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम यूज करते हैं आई का, शी का, ही का, इट का, दे का. ठीक है, तो pronouns are those words which are used to avoid the repetition of noun. अब प्रोनाउन करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको टेबल आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का टेबल. ठीक है, अभी मैं बेसिक बताती हूँ. पर्सन्स, आई थिंक इट्स टू मच डार्क. या पर्सन्स, ठीक है, हमारे पास होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर केस, सेकंड पर्सन का प्लूरल केस, क्योंकि आपको पता है हर एक चीज़ का सिंगुलर प्लूरल होगा. मैंने बोला मेरे पास एक पेन है, मेरे पास दो पेन है, मेरे पास तीन पेन है, प्लूरल होते गए ना वैसे. और यू का भी सिंगुलर प्लूरल और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल. ठीक, चलो. फर्स्ट पर्सन कौन होता है, यहाँ मैं ऐसे लिख लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन हु स्पीक्स, वो इंसान जो बात करता है, जो किसी बात को बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स. तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर केस होता है आई और प्लूरल केस होता है वी. ये अभी अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, ये आगे आपके सब्जेक्ट और ये आगे आपके ऑब्जेक्ट. ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद यहाँ पे आगे आपके पोजेसिव प्रोनाउन और यहाँ पे आगे पोजेसिव एडजेक्टिव. अभी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, आई वी. सेकेंड पर्सन का याद रखना, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है. सेकेंड पर्सन कौन होता है, द पर्सन टू whom फर्स्ट पर्सन स्पीक्स, या द पर्सन हु लिसन्स. जो बात सुनता है, उसको जो बोल नहीं रहा है, जो सुन रहा है, उसको सेकेंड पर्सन बोलते हैं. और वो कौन होते हैं, तुम, यू. क्लियर, यू में सेक्स आपका सिंगुलर भी होता है, यू आपका प्लूरल भी होता है. अभी आप मेरा एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है मेरे से, तो मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग यू. अगर मैं एक से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 10 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो भी मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग यू. थर्ड पर्सन के सिंगुलर केस क्या होते हैं, 3 होते हैं. पहला होता है ही, शी और इट. और इसका प्लूरल केस क्या होता है, दे. ही, शी, इट का जब एक से ज़्यादा होंगे तो उनका दे ही आएगा. ठीक है, समझ आया. अब आते हैं ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक काम को स्टार्ट करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. जो उस डूअर ने काम किया उसको वर्ब कहते हैं. और जो वो वर्ब
जिसके ऊपर काम करती है, जो वर्ब जिसके ऊपर लगते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? जैसे मैंने बोला रोहन पुश्ड द चेयर, रोहन ने क्या किया, चेयर को खींचा, सॉरी चेयर को धक्का दिया। रोहन पुश्ड द चेयर। तो यहां पे काम किसने स्टार्ट किया, योर वर्क इज इनिशिएटेड बाय रोहन, तो रोहन, ये तो आपको दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे ऐसे इससे लिख दो। तो काम किसने स्टार्ट किया, रोहन ने, तो रोहन बन गया सब्जेक्ट। काम क्या हुआ, पुश करना, धक्का देना, तो ये हो गई वर्ब। और किसको धक्का दिया, किसके ऊपर काम हुआ, किसके ऊपर वर्ब हुई, वो हुई चेयर पे, तो चेयर बन गया ऑब्जेक्ट। समझ आया? ये होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को डूअर बोलते हैं, जो काम को स्टार्ट करता है, जो काम हो रहा है वो वर्ब होती है, और जिसके ऊपर वो वर्ब अप्लाई होती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक? और याद रखना, इंग्लिश में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस करने हैं। सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी, वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगी। ठीक है? इंपैरेटिव सेंटेंस का नॉर्मली जनरल रूल है ये। ठीक है? अब देखो ऑब्जेक्ट, आई का क्या होता है, आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही रहता है, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का इट ही रहता है, और दे का होता है देम। क्लियर? क्लियर? ठीक। अब आओ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव, पोजेशन क्या होता है, पोजेशन इज किसी चीज के ऊपर अपना हक रखना, किसी चीज के ऊपर आपकी ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस, उसको पोजेशन कहते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो पोजेशन दिखाने के लिए यूज होते हैं। जैसे आई का पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का पोजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, यू का योर्स, हिम का हिज, हर का हर्स, इट का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये याद रखना, देयर्स। अभी मुझे पता है आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ने एक तो पढ़ा है इट्स, है ना मैम, हमने इट्स तो पढ़ा है, तो फिर ये क्या है। ठीक? अब आओ पोजेसिव एडजेक्टिव। इट्स हमने करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, सेम पोजेसिव प्रोनाउन जैसा ही होता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन कब लगता है, नाउन की जगह पे लगता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है पोजेशन दिखाने के लिए। एग्जांपल देती हूँ, देखना, मतलब सेम होता है। जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। अब देखो, दिस बुक इज माइन, ये लगाया वर्ब आई सब्जेक्ट, वो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट वर्ब, और ये आ गया ऑब्जेक्ट माइन। ठीक है? पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे है दिस सब्जेक्ट इज मेरी वर्ब, माई बुक, माई जो है वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि इसके बाद नाउन लगा, और यहाँ पे देखो माइन के बाद नाउन नहीं लगा है, मतलब दोनों का सेम है। ये किताब मेरी है, ये मेरी किताब है, मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर पीछे नाउन होगा तो आगे पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, अगर यहाँ पे नाउन नहीं होगा तो पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। क्लियर? अब इसका क्या बनेगा, माई प्लस नाउन, नाउन मतलब कोई भी नाउन जिसके बारे में बात होगी। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, दिस इज माई फ्रेंड। ठीक है? आवर का बनता है आवर, योर्स का बनता है योर, हिज का हिज ही रहता है, हर्स का बनता है हर, देयर्स का बनता है देयर, और जो ये आप इट्स पढ़ते हो ना, ये होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। मतलब जब इट्स लगेगा इसके बाद आपका नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर? एक बार ये स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है? अच्छा, एक और टेबल, प्रोनाउंस में आप ये टेबल्स ही पढ़ते हो, ये टेबल्स ही होते हैं आपको याद करने वाले।
अगर ये टेबल्स आते हैं तो आप बहुत हद तक प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए करें क्वेश्चन स्टार्ट फिर। ऐसे होता है कि प्रोनाउंस की टाइप्स क्या होते हैं, मल्टीपल होती है ना। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन सब पे मैंने आगे क्वेश्चंस रखे हैं, वो क्वेश्चंस लगाते जाएंगे और वहाँ वहाँ पे मैं उन प्रोनाउंस के बारे में और उनके रूल्स के बारे में आपको बताती जाऊँ, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउंस। फर्स्ट, पहले आप ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का, देन मैंने तो कराना ही है। फर्स्ट है रिया, आई एंड श्रेया हैव फिनिश्ड आवर वर्क ऑन टाइम। ये सही है या इसमें कोई एरर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सारे स्पॉटिंग द एरर है, ठीक है, करिए। करिए इसको अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे है रिया, आई एंड श्रेया हैव फिनिश्ड आवर वर्क ऑन टाइम। रिया, मैंने और श्रेया ने क्या कर लिया है, अपना काम टाइम से खत्म कर लिया है। ये रूल आप पढ़ते हो कहाँ पे, ये पढ़ते हो आप पर्सनल प्रोनाउन में। फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउंस आर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो आप पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हो, जो आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। जैसे आपका आ गया आई, वी, शी, ही, इट, दे। मतलब आपने यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, ये सारे आपके कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का ना रूल होता है। पर्सनल प्रोनाउन में रूल है कि अगर आप नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहे हो जहां पे कोई भी साइन ऑफ नेगेशन नहीं है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही गई है, कोई भी किसी चीज का कन्फेशन नहीं है, तो वहां पे रूल चलना चाहिए वहां पे रूल चलना चाहिए 2 3 1 का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 3 1 पर्सन के रूल की बात हो रही है। मतलब अगर आप किसी भी नेगेटिव बात की बात नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई भी कन्फेशन की बात नहीं कर रहे हो, किसी शरारत की बात नहीं कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं, मेरी मम्मा और मेरा भाई वहाँ जा रहे हैं, ऐसी नॉर्मल बात, मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं, मेरे दोस्त खाना खा रहे हैं, जब आप नॉर्मल बात करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके कोई भी नेगेशन का साइन नहीं है, कोई भी कन्फेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए 2 3 1 का। मतलब पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन, देन आपका आना चाहिए थर्ड पर्सन, एंड लास्ट में आपको खुद को रखना। जैसे इसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे आपके घर पे गेस्ट आते हैं, आपकी मम्मा क्या करते हैं, चाय बना के लाते हैं, या आप ही चाय बना के ला रहे हो, तो सबसे पहले आप चाय किसको देते हो, अपने गेस्ट को देते हो, वो हो गए सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया आपकी मम्मा, और फिर आप चाय खुद लेते हो। तो वैसे ही इसमें होता है, पहले अब क्योंकि ये ओबीडेंट मतलब थोड़ा ज़्यादा पोलाइट लगता है इंग्लिश में, इसीलिए ये रूल होता है कि पहले सेकंड पर्सन को दो, क्योंकि वो आपके सामने खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हो, सेकंड पर्सन को दो, थर्ड पर्सन के लाओ, फिर फर्स्ट पर्सन, अपने आप को लास्ट में रखो। तो उस हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए, रिया थर्ड पर्सन है, श्रेया थर्ड पर्सन है ना। किसी के नाम को भी हम थर्ड पर्सन में डालते हैं। तो यहाँ पे एरर है आपके इस पार्ट में, यहाँ का सीक्वेंस बनना चाहिए रिया, श्रेया एंड आई,
ये बनता है सही सीक्वेंस, क्योंकि बना 3 और 1 का, जरूरी नहीं है 2 हो, 2 3 1 भी बन सकता है, 3 1 भी बन सकता है, 2 1 भी, बट ऑर्डर ये चलना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए समझ आए। इसका बनेगा रिया, श्रेया एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क ऑन टाइम। और यहाँ पे अगले बचे क्वेश्चन होते हैं कि मैम रिया पहले आया, श्रेया पहले आया, मेरी मर्जी है मैं श्रेया को यहाँ रख दूँ, रिया को बाद में आया, लेकिन कर सकते हो, बट ज़रूरत क्यों है? एग्जामिनर ने आपको ऑलरेडी रिया पहले रखी है तो आप रहने दो ना उसको वहाँ। आपको चेंज करना है थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, मतलब श्रेया और जो आए है वो आगे पीछे है, तो जो आगे पीछे है उसको चेंज करो, बाकी को लेट इट बी, जैसा है वैसे रहने दो। ठीक है, चलो सेकंड पे। सेकंड इज यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। चलो ये करो, ये बता दूं ये किस टाइप से क्वेश्चन है, ये है आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टाइप से। ये मैंने पीछे लिखा नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे लिख दूंगी इसका टेबल, अगर किसी को आता है वो ट्राई करो। चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो यूज होते हैं जब आप बात करते हो ना, मैंने ये काम खुद ही किया है, वो उसने उसको खुद ही मारा, तब जब यहाँ पे आपके वर्ड्स यूज होते हैं सेल्फ या सेल्फ्स, मतलब इसमें हम बात करते हैं कि क्या होता है। इसको अगर मैं बोलूँ तो मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ क्लास में भी, इसमें होता है आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, आपने उस बॉल को क्या किया, आपने उस बॉल को मारा, किसी डोर पे मारा, लेट से कहीं पे भी मारा, किसी वॉल के ऊपर उस बॉल को मारा आपने, तो बॉल क्या होगी, वापस आएगी आपके पास, बाउंस बैक करेगी ना। तो इसमें भी यही होता है, इसमें क्या होता है, आपको पता है इंग्लिश में आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया डूअर जो काम स्टार्ट कर रहा है, डूअर ने जो काम किया वो हो गई वर्ब। अब वर्ब आगे अपना काम किसके ऊपर भेजती है, वर्ब आगे अपना काम ऑब्जेक्ट के ऊपर भेजती है ना, वर्ब आगे अपना काम ऑब्जेक्ट के ऊपर भेजती है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में आपके पास ये जो जगह है ये ब्लैंक होती है, आपके पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो क्या करना है, तो आप बोलोगे ना ठीक है ना मैम, सब्जेक्ट और वर्ब रखो तो ऑब्जेक्ट मत डालो, इंट्रांजिटिव बना दो इसको, बट नहीं, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आपने ये वर्ब में पढ़ना है, बट यहाँ पे आप जब आपकी वर्ब व्हाट या whom का रिप्लाई देती है, क्या या किसको का रिप्लाई देती है, तो वो ट्रांजिटिव होता है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, बट आपके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपकी वर्ब क्या करती है, वर्ब मतलब इसके आगे एक वॉल जैसी बन गई, वर्ब बाउंस बैक करेगी सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट से कहेगी मुझे आगे ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, बट वहाँ नहीं है, तो सब्जेक्ट अपनी तरफ से एक वर्ड को देती है जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। वो कहते हैं ठीक है हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो सब्जेक्ट अपने से एक वर्ड देगा जिसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हो। ठीक, तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा जो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम। अब ये तो हो गई सारी बातें, अब आप बोलेंगे मैम क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू जम्मू, फिर लिखा शी किल्ड, या जम्मू छोड़ो सिंपल लिखती हूँ आई एम गोइंग शी किल्ड। ठीक, आई हो गया आपका, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम गोइंग हो गई आपकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बिकम्स वर्ब।
अब यहाँ पे शी हो गया सब्जेक्ट, किल्ड हो गई वर्ब, उसने मार दिया। ठीक, अब मुझे बस ये बताओ, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा? वेयर एम आई गोइंग, यही बनेगा ना, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर का जवाब आ रहा है यहाँ से। अब शी किल्ड, उसने मार दिया, कोई क्वेश्चन पूछेगा उसने मार दिया, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसने क्या मारा या उसने किसको मारा, किसको ज्यादा सुटेबल है, उसने किसको मारा? शी किल्ड हुम, हुम का जवाब आ रहा है। तो जो ये है यहाँ पे आपको वो ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको हुम का रिप्लाई आ रहा है। और मैंने बोला जब आपके व्हाट या हुम का रिप्लाई बनेगा, क्या या किसको का रिप्लाई बनेगा, तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। बट पॉइंट इसकी यहाँ पे मैम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते ना, तो ये वर्ब बाउंस बैक करेगी इसके पास। अब ये अपने से इसको एक ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ड देगी और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब वो वर्ड्स क्या है, उसका टेबल है, टेबल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन में आई पढ़ा था आपने अभी पीछे, या मैं यहीं पे लिखती हूँ, फर्स्ट पर्सन में आपने आई पढ़ा था। आई का होता है माई सेल्फ, इसमें सेल्फ या सेल्फ लगता है, सिंपल पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ आपके। इसका प्लूरल क्या था? वी का बन जाएगा आवर सेल्व्स। सेकंड पर्सन में पढ़ा था यू का बन जाएगा योर सेल्फ, योर सेल्व्स। फिर आता है आपका थर्ड पर्सन में पढ़ा था ही का हिमसेल्फ। फिर आता है शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का टेबल। बस ये 4 टेबल आपको याद करने होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव प्रोनाउन और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? शी किल्ड हर सेल्फ। ऑब्जेक्ट लगाना है मगर आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? हर सेल्फ। ठीक है, अब कभी कभी बच्चे लिख देते हैं या ऐसे हमने पढ़ा है देम सेल्फ, आवर सेल्फ, बट ऐसा ये गलत है, ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सेल्फ आता है सिंगुलर के लिए, सेल्स आता है प्लूरल के लिए, तो दे देम सेल्स, आप दे लगाते ही प्लूरल में हो तो आप सेल्फ कैसे बनाओगे? आवर आता ही जब हम की बात होती है, तो आप उधर सेल्फ कैसे लगाओगे? अब आप बोलेंगे मैम आपने योर सेल्फ योर, क्योंकि यो का जो केस है वो आपको पता है, यू सिंगुलर में भी यू है, प्लूरल में भी यू है, तो जब सिंगुलर हुआ तो योर सेल्फ, प्लूरल हुआ तो योर सेल्फ। क्लियर? यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या आएगा मैम? यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ोगे, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आप पढ़ोगे क्या पढ़ते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ वर्ड्स होते हैं, इंजॉय, अवेल, प्राइड, रिकंसाइल, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा अपने बात क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा यू शुड अवेल। अवेल जो है यहाँ पे इधर क्या आएगा? यू शुड अवेल। सब्जेक्ट क्या है? यू। शुड अवेल आपकी वर्ब है, मॉडल वर्ब प्लस आपकी अवेल, तो यू शुड अवेल योर सेल्फ, you should avail yourself this opportunity to demonstrate your skills। समझ आया? देखो एक बार इसको, you should avail yourself। अच्छा, इसका हिंदी मतलब निकाले तो क्या बनेगा? यू शुड अवेल मतलब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका आपको पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए अपनी स्किल्स दिखाने के लिए।
अवेल का मतलब क्या होता है वो मैंने बताया नहीं आपको। इसका मतलब होता है बेनिफिट लेना, किसी चीज का, किसी चीज का पूरा पूरा फायदा उठाना, टू टेक बेनिफिट ऑफ, किसी चीज का पूरा पूरा फायदा उठाना, उसको अवेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। बताओ एरर है या नहीं है? ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे है ही वॉज सरप्राइज। अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर है आपके इस पार्ट में, क्योंकि ही वॉज सरप्राइज दैट। अब इसको ब्रेक करो, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गई आपकी वर्ब, यहाँ तक ये आ गई आपकी वर्ब। ठीक है, अब एट क्या होता है? एट होता है, होती है प्रेपोजिशन। और इंग्लिश में हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे प्रेपोजिशन लगी है तो वो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही आता है। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज योर नाउन या प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा। द चेयर इज ऑन, द चेयर इज इन द गार्डन, द बुक इज ऑन द टेबल, द कैट इज अंडर द ट्री। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। preposition is always followed by its object। हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो preposition का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे at है, preposition है, तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। और यहाँ पे his offer। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये मी है ना, मी के बाद रिफ्यूजिंग लगा है, ये आप कहाँ पे पढ़ते हो? अब आप बोलोगे मैम ये आपकी नाउन, ये आपकी वर्ब तो है नहीं, ऐसे रिफ्यूजिंग वर्ब है, लेकिन आपकी कंडीशन बनी सब्जेक्ट वर्ब, कंडीशन पूरी, प्रेपोजिशन प्लस आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। अगर आप बोलो मैम मैं इसको वर्ब बना देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन ये वर्ब कैसे बनेगी जब इसके पास सब्जेक्ट नहीं है? मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा। अगर इसको वर्ब बनाओगे तो आगे सब्जेक्ट कैसे बनेगा? और मना नहीं कर रहा है, मतलब उसने जो मना, हिज रिफ्यूज, यहाँ पे जो है ही वॉज सरप्राइज दैट रिफ्यूजिंग हिज ऑफर, वो सरप्राइज हुआ जब उसका ऑफर मैंने रिफ्यूज किया। ठीक है, तो ये क्या होता है? जब आपकी वर्ब, यहाँ पे वर्ब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, मतलब आपकी वर्ब नाउन का काम कर रही है। तो याद रखना, हमने वर्ब में पढ़ना भी है और ऐसे भी, जब आपकी V1 ING एक्ट एज नाउन तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम जेरेंड कहते हैं। तो ये जेरेंड है, ठीक है। और जेरेंड के पहले कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे आएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। ही वॉज सरप्राइज्ड एट माई रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। ठीक है, मुझे पता है जिन्होंने वर्ब नहीं पढ़े होगे उनको दिक्कत आ रही होगी, बट ये क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस में ही सीखोगे। वर्ब पढ़ेंगे वहां पे आपने पढ़ना है जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, बट याद रखना बेसिक चीज, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्ट एज नाउन, जब वो नाउन का काम करती है तो उसको जेरेंड कहते हैं। तो जेरेंड अपने से पहले ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, नाउन अपने से पहले ऑब्जेक्ट थोड़ी लेगा, क्या लेता है? पोजेशन बताने के, यहाँ पोजेशन दिख रहा है ना, पोजेशन बताने के लिए नाउन क्या लेता है? अगर पीछे नाउन हो तो पोजेसिव एडजेक्टिव लेता है, इसीलिए मैंने माय लगाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, देयर आर
न्यूमरस बिल्डिंग्स आउटसाइड आवर प्रीमिसेस, हमारे प्रीमिसेस के बाहर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, एरर है। करो ट्राई। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ? मैं अभिजय क्लासेस के प्रीमिसेस में हूँ, ठीक है। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हो, वो किसी को बिलोंग करती हो, वो प्रीमिसेस होते हैं। तो क्या आएगा? सिंपल है, देयर। देयर नहीं आएगा, क्योंकि देयर कहाँ यूज होता है? ये देयर होता है जब मैं बोलती हूँ उनका, उनके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? THERE, वहाँ, ठीक है। समझ आया? ये एरर। कभी कभी ना पेपर में बहुत इजी एरर आते हैं, हमको मुश्किल देखने की आदत होती है, हम इजी कर ही नहीं पाते, तो आपको सारे तरीके से सोचना। फिफ्थ, आई नो द कॉबलर विच मेंस द शूज इन आवर कॉलोनी। अच्छा, अगर आपको पीछे देखना है तो जो वो देयर है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन था, अब प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आया था वो। अब ये, आई नो द कॉबलर विच मेंस द शूज इन आवर कॉलोनी, मैं एक कॉबलर को जानता हूँ जो हमारी कॉलोनी में शूज ठीक करता है। बताओ एरर। एरर बताओ। देखो, ये क्वेश्चन आया है आपके रिलेटिव प्रोनाउन में से, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन वाली टाइप है ना, इसको अच्छे से करना। कांस्टेबल के एग्जाम, जो कि PSI कांस्टेबल में भी रिलेटिव प्रोनाउन में से क्वेश्चन थे मोस्टली। अगर पेपर में प्रोनाउन डाले तो रिलेटिव प्रोनाउन में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो क्या काम करते हैं? रिलेटिव क्लॉज का काम करते हैं, जो किन्हीं दो बातों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैंने बोला, आई वेंट टू द मार्केट, मैं बाजार गया था। आई सॉ माई ओल्ड फ्रेंड, या सिंपल बोला, नेहा वेंट टू द मार्केट, नेहा बाजार गई थी। फिर शी सॉ हर फ्रेंड, दो अलग अलग बातें है ना। तो जब हमने उनको जोड़ दिया कि नेहा बाजार गई थी, जिसने अपनी दोस्त को वहां पे देखा, या मैं बाजार गया था, वहां पे मैंने नेहा को देखा, ठीक है। या मैंने बोला, आई मेट नेहा, फुल स्टॉप, नेहा इज गोइंग टू द मार्केट। सिंपल। देखो ये वाली समझाती हूँ। आई मेट नेहा, नेहा इज गोइंग टू द मार्केट। मैं नेहा से मिला, और नेहा क्या कर रही थी? नेहा बाजार जा रही थी। तो दो बातें हैं। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, मैंने बोला आई मेट नेहा, और यहाँ पे मैंने लगा दिया हु इज गोइंग टू द मार्केट। मैं नेहा से मिला, जो कहाँ जा रही थी? जो बाजार जा रही। हु वॉज गोइंग टू द मार्केट, हु वॉज गोइंग टू द मार्केट, जो बाजार जा रही थी। समझ आया? रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ा ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हु लगता है ह्यूमंस के लिए, सिर्फ ह्यूमंस के लिए। विच लगता है आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए। व्हाट लगता है द थिंग्स विच के लिए, और दैट लगता है सब के लिए,
ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए दैट लगता है। ठीक है। हु के भी केसेस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर इसको मिटा देते हैं, मैं यहीं पे क्रक्स करके बता रही हूँ। हु के केसेस, हु जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो हु आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो हुम आता है, और अगर पोजेसिव प्रोनाउन के केस में यूज हो रहा है तो हुज आता है। वैसे ही विच होता है, विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में विच ही रहता है, और अगर पोजेशन बताना है तो आप ऑफ विच का यूज करते हो। ठीक है। अब ऊपर देखो, आई नो द कॉबलर विच पेंट्स द शूज इन अवर कॉलोनी। सही है गलत है? गलत है, क्योंकि कॉबलर की बात है, यहाँ पे आएगा हु। ठीक। इसको करने का एक और तरीका है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। हु आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट मी बट शी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। करो इसको चेंज। चलो, इट वॉज नॉट मी बट शी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी, ये रूल है आपके पर्सनल प्रोनाउन में से। पर्सनल प्रोनाउन में से कौन सा वाला रूल है आपका? ये रूल कहता है कि अगर इट लगा होगा और इट के बाद कोई भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी तो आगे हमेशा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, हमेशा वो आएगा। अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? बी फॉर्म, ये बी फॉर्म का मतलब है बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये 8 होती हैं, ये होती हैं वॉज, ये 8 होती हैं, ये होती हैं वॉज, वर, इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग। ये 8 बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं आपके पास। तो रूल कहता है अगर इट के बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी तो आपका क्या आएगा? तो आपका हमेशा सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस आएगा। आई, ही, शी, इट, दे, वी, ये आएंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ क्या है? इट लगा है, इट के बाद वॉज लगा है, तो नॉट मी नहीं आएगा, इट वॉज नॉट आई। बोलने में आपको बड़ा वैसे एब्सर्ड सा, बेतुका सा लगेगा, बट यही होता है, इट वॉज नॉट आई। जैसे जैसे लेट से अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ और किसी ने आके डोर पे नॉक किया, तो हम क्या बोलते हैं? हु इज देयर, यही बोलते हैं ना। तो आगे से हम रिप्लाई हमेशा क्या बोलते हैं? इट्स हिम या इट्स मी, जबकि ये गलत होता है। यहाँ पे होना चाहिए इट्स ही या इट्स आई। क्लियर? ये रूल बड़ी बार बच्चों को भूल जाते हैं, उनको बड़ा ऐसे लगता है मैम हमने आज तक तो कुछ और बोला है, बट गलत बोला है ना, ग्रामर के हिसाब से गलत है। कम्युनिकेशन करने के लिए आप कुछ भी बोलो, समझ। कम्युनिकेशन क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जब आप कम्युनिकेट करो आपके आइडियाज जो एक्सप्रेस कर सको एक से दूसरे बंदे को। बट जब आप ग्रामर, आप पेपर दे रहे हो तो आपको ग्रामर प्रॉपर आनी चाहिए ना। ठीक, चलो नेक्स्ट, डैश ऑफ द टू गर्ल्स इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्कूल। क्या आएगा? ये आपका क्वेश्चन है रिलेटिव प्रोनाउन में से। हमने अभी पढ़ा था ह्यूमंस की बात होगी हु आएगा, नॉन लिविंग की बात होगी बर्ड्स की, एनिमल्स की बात होगी विच आएगा। ठीक है, दैट सबके लिए आता है। अगर उस पर ओनली लगा होगा, सम लगा, सेम लगा होगा, ऐसे होंगे तो। अब आप बोलोगे मैम फिर तो हु ही आना चाहिए।
है ना, क्योंकि हु ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, सॉरी सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। हुम आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हुज आपको पता है क्या होता है, पोजेशन बताता है, पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन होता है। विच तो नॉन लिविंग या बर्ड्स या एनिमल्स के लिए आता है, और जो हु है वो ह्यूमंस के लिए आता है। तो फिर तो मैम हमारा हु ही आना चाहिए, हु ऑफ द टू गर्ल्स इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्कूल, बट नहीं, यहाँ पे आएगा विच। और वो कैसे, क्योंकि एक रूल है, रूल क्या कहता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के, चाहे वो ह्यूमंस ही हो, दो या दो से ज़्यादा ह्यूमंस के बीच में आप सिलेक्शन कर रहे होते हो, आपको चुनना होता है, तो आप हमेशा विच ऑफ का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आएगा which of the two girls is going to represent the school। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों में से कौन सी ऐसी दो लड़कियां हैं जो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है, समझ आया। और क्या इसमें सिंपल सिंपल रूल याद रखो, जब आपको पिक करना होता है, जब आपको उठाना होता है, चूज करना होता है, सिलेक्शन करनी होती है, फिर चाहे वो किसी में से भी हो, ह्यूमंस में से हो, बर्ड्स में से, आप हमेशा किसका यूज करते हो, विच ऑफ का यूज करते हो। क्लियर, विच ऑफ। यूज फॉर सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट, all the young boys and girls in the family will try his luck in the card games tonight। करिए इसको चेंज, ये भी मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली, फैमिली में जितने भी यंग बॉयज और गर्ल्स हैं, विल ट्राई हिज लक इन द कार्ड गेम्स टुनाइट, वो सारे कार्ड गेम में अपना लक ट्राई करेंगे। एरर है आपके यहाँ पे, हिज कब आएगा, हिज आता है जब मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर होता है, यहाँ पे तो लड़के और लड़कियां सबको इकट्ठा करके बोला और एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, ये एरर था बस। All the young boys and girls in the family will try their luck in the card games tonight। Clear? Next, a man tends to one of the horses after its training at stud farm। करो इसको चेंज, बताइए। क्या किया इसने, मैन टेंस, टेंस का मतलब होता है मैनेज करना, रन करना किसी चीज को। तो अब मैन टेंस टू वन ऑफ द हॉर्सेज आफ्टर इट्स ट्रेनिंग एट स्टड फार्म। स्टड फार्म क्या होता है, स्टड फार्म एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, हॉर्सेस या एनिमल्स को ब्रीडिंग करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, ब्रीडिंग, मतलब उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टड फार्म। ये आया है एक ब्रिटिश वर्ड, स्टॉर्ड होता था पहले, जिसको बोलते थे हर्ड हॉर्स, हर्ड ऑफ हॉर्सेस, ये एक्स्ट्रा है ऐसे। तो मैन, मैन ने क्या किया, मैनेज किया बड़े ज़्यादा हॉर्सेस में से एक हॉर्स को आफ्टर उनकी ट्रेनिंग के, आफ्टर उनके स्टड फॉर्म की ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, यहाँ क्या एरर है, यहाँ एरर है इट्स में। इट्स का मतलब होता है इट इज या इट हैज,
जबकि यहाँ पे बोलना है इट्स ट्रेनिंग, इट्स ट्रेनिंग, ये है आपका जेरेंड। ट्रेनिंग हो नहीं रही है, ट्रेनिंग एक बात कही गई है ना, ट्रेनिंग पे गया है, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है उसको, तो इट्स नहीं आता है, यहाँ पे आएगा इट्स, पोजेसिव एडजेक्टिव वाला इट्स। तो यहाँ पे एरर इस पार्ट में है, यहाँ पे इट्स नहीं आएगा अपोस्ट्रोफ एस वाला, यहाँ पे आएगा सिंपल इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, each of the students have submitted their assignments, करो इसको चेंज, each of the students have submitted their assignments। ये है आपके क्वेश्चन कहाँ से, ये है आपके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है, इसमें रूल याद रखना, इसमें वर्ड्स आते हैं ईच, each, either of, neither of, every one of, any one of, ये वाले वर्ड्स आते हैं। इसका एक रूल याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये खुद में सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ड्स होते हैं इसमें each, either of, neither of, every of, एक्सेट्रा। आइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से एक, नाइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ क्या लिखा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हैव सबमिटेड नहीं आएगा, हैज सबमिटेड आएगा। और यहाँ पे अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए, आजकल क्या होता है जेंडर इक्वालिटी के लिए हम देयर लगाते हैं, लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब ऐसे एरर आपको पेपर में आएगा तो आपने इसी को करना है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेपर में आपको एक ही एरर आइडेंटिफाई करना है ना, तो वो ही आप इसी को करोगे। लेकिन ऐसे जनरल इंग्लिश में जो रूल है वो ये रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, आगे प्रोनाउंस यूज होने वाले भी सिंगुलर आएंगे। तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स इंग्लिश में हम देयर की जगह हिज करते। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स। ठीक है, ऐसे ये एरर है, बट दोनों आओगे तो आपको ये वाला एरर, वर्ब का एरर देखना है। ठीक है, क्योंकि आजकल की इंग्लिश में ये चलता है। चलो ठीक है, अब है द टीम मेंबर्स हग्ड ईच अदर आफ्टर दे हैड वॉन द चैंपियनशिप। करो इसको चेंज। अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो भी उन्होंने जीता, ये तब बन सकता है ना उसके ऊपर सेंटेंस। बनाओ इसको, क्या एरर है इसमें, या कोई एरर नहीं है। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आपकी वर्ड एरर है आपके इस पार्ट में, बाकी सब ठीक है। ये इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, दो ही प्रोनाउन होते हैं इसमें, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं। क्या बताते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं। इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है ईच अदर, एक आता है वन अनदर। याद रखना, जब आपको दो का रिलेशन बताना हो, जब दो का रिलेशन बनाना हो तो ईच अदर, दे लव ईच अदर, ठीक है, दे लाइक ईच अदर। और जब दो से ज्यादा, मोर देन टू, जो मोर देन टू के बीच में रिलेशन बताओ, जैसे फैमिली में होता है, नेशन में होता है, मोर देन टू के बीच में रिलेशन बनाना हो तो वन एंड अदर। तो द टीम मेंबर्स दो से ज्यादा, एक से दो से ज्यादा हैं, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वन एंड अदर। ठीक, ये एरर था। चलो नेक्स्ट, द ओल्ड टेलीफोन दैट नोबडी वांट्स हैज बीन थ्रोन इनटू द जंकयार्ड। जंकयार्ड होता है कूड़े के ढेर में। वो पुराना टेलीफोन जो किसी को भी नहीं चाहिए था, उसको कूड़े में फेंक दिया। ये आया है आपके
रिलेटिव प्रोनाउन में से। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा एक जगह आप पढ़ोगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले अपना क्या लेते हैं, एंटीसीडेंट लेते हैं। एंटीसीडेंट कुछ नहीं है, एंटीसीडेंट बहुत बड़ा वर्ड लगता है बच्चों को, कुछ नहीं है। एंटीसीडेंट है जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन बात कर रहा है, जिसके बारे में आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, वो होता है एंटीसीडेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे बताओ, द ओल्ड टेलीफोन दैट नोबडी वांट्स, किसके बारे में बात की गई है, टेलीफोन के बारे में बात की गई है। तो ये जो द ओल्ड टेलीफोन है ये क्या है, ये एंटीसीडेंट है। पीछे मैंने किया था आई मेट नेहा, नेहा वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो जो नेहा थी बात किसके बारे में होती, नेहा के बारे में, तो नेहा एंटीसीडेंट है। समझ आया? कहीं ऐसे पढ़ के बहुत वो नहीं होना कि बहुत कुछ नहीं है, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लगा वो एंटीसीडेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दैट नहीं आएगा क्योंकि द ओल्ड टेलीफोन लगा है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे विच आता है। अब आप बोलोगे मैम आपने जब वहां पे दैट लिखाया था, कहाँ लिखाया था मैंने, यहाँ लिखा होगा कहीं, ये। अब आप बोलोगे मैम हमने दैट लिखाया था, आपने बोलता ह्यूमंस, बर्ड्स, नॉन लिविंग एनिमल्स, उनके लिए भी दैट आता है, विच भी आता है, मुझे कैसे पता क्या आएगा, इसके कुछ वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं, दैट कभी कभी आता है, कब, जब लगा होता है द ओनली, द फ्यू, द सेम, या कोई सुपरलेटिव डिग्री लगी होती है, इसके गिने चुने चीजों में ही दैट लगता है। सुपर, जैसे मैंने बोला ही इज द टॉलेस्ट बॉय दैट लिव्स इन उधमपुर, ठीक है, वहां पे आपका दैट आएगा। क्लियर? तब ना हुआ आएगा ना कुछ और आएगा, तब दैट ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, सिंपल लिखा है द ओल्ड टेलीफोन, इसीलिए विच आएगा। नेक्स्ट, I didn't like him going to the trip without me. अब यहाँ पे मैं बता दूं, ये है आपका जेरेंड। जेरेंड के ऊपर ही प्रोनाउन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत, और वर्ब पे भी। जेरेंड कैसे याद रखो, ये होता है सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो मुझे बताओ ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो आगे क्या आएगा? अगर इसको भी छोड़ो, नहीं पता चल रहा है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, विदाउट फिर प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो पीछे क्या बचा, हिम गोइंग। अब हिम अगर आप ऑब्जेक्ट बना दोगे तो गोइंग क्या बचा, वर्ब, यही बना। लेट से मैंने बोला जेरेंड नहीं है, हिम को बोल दिया मैंने ऑब्जेक्ट है, ये बोल दी वर्ब, लेकिन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगा। कंडीशन क्या बनी, सब्जेक्ट है ही नहीं, एक सब्जेक्ट है, दो वर्ब्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो हिम गोइंग है ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है, तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, जेरेंड से पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जेरेंड खुद ही ऑब्जेक्ट का है, तो जेरेंड से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा हिज गोइंग। क्लियर? आप एक ही सेंटेंस में एक ही बात के लिए दो दो चार चार बार वर्ब नहीं लगाते हो, ऐसा नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इंग्लिश में नहीं बनता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। स्ट्रक्चर इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर हो ऑब्जेक्ट तो। चले, यू आर मोर प्रिटी देन हर, बताओ जल्दी जल्दी करेंगे, अब थोड़े बचे हैं। यू आर मोर प्रिटी देन हर, क्या आएगा? देखो ये रूल भी कहता है पर्सनल प्रोनाउंस में से है, अगर आपका एज या देन लगा होगा तो कभी आएगा सब्जेक्टिव केस, तो कभी एज और देन लगा होगा तो आएगा ऑब्जेक्टिव केस। आपने बोला मैम मतलब मी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, शी भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है, सॉरी हिम भी आ सकता है, मुझे कैसे पता? या देखो
जब आप किन्हीं चीज़ों का कंपैरिजन करते हो, आप कैसे करते हो? दो समांतर, दो सेम लेवल की चीज़ों का, सेम क्वालिटीज का कंपैरिजन करोगे ना। मैंने बोला वो जितना लंबा है वो उतना इंटेलिजेंट है, नहीं बनता है ना कंपैरिजन। समझ आए? वो जितना लंबा है उतना वो छोटा है। हाइट का कंपैरिजन हाइट से, इंटेलिजेंस का कंपैरिजन इंटेलिजेंस से। ठीक है, तो वही है कि अगर एज और दिन से पहले जिसके बारे में कंपैरिजन हो रहा है वो अगर सब्जेक्ट है तो आगे सब्जेक्ट आएगा, अगर पहले कंपैरिजन ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ आए? जैसे मैंने लिखा आई रैन फास्टर देन, मैंने बोलना है हिम आएगा, ही आएगा। फिर बोला आई नो यू एज मच एज ही और हिम। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है, ये देखो देन लगा है कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे एज लगा है, एज मच एज लगा है। अब यहाँ पे देखो फास्टर क्या होता है, क्या है फास्टर? उसकी एडजेक्टिव की डिग्री है। रैन क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। देन से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही देखना है बस। सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ से आओ क्या आता है पहले, जो पहले आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे पहले देखो सब्जेक्ट आ रही है, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब देखो ऐसे पहले सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, आया दिखा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, ऐसे करते हैं। तो यू आर मोर प्रिटी देन हर आएगा, सही है गलत? हर है, हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या है? प्रिटी नहीं, मोर प्रिटी क्या है? ये एडजेक्टिव होता है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही देखना है। यहाँ पे आओ, ये वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट, मतलब हर का कंपैरिजन यू से हो रहा है जो कि सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आएगा शी। यहाँ पे आया शी। ठीक है, तभी हम पता है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे बोलते हैं, क्यों पढ़ते हो? इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि हम सेंटेंस को ब्रेक कर पाए, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, इसीलिए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई डोंट नो हु आर यू, बताओ इसको। ये याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन एक होता है हु आर यू, ये बना इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ही होता है WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। लेकिन जब याद रखना, जब यहाँ पे हु लगा होगा, विच लगा होगा, हाउ लगा होगा, व्हेन लगा होगा, जब वो बीच में लगा होगा, ज्यादातर विच, हु, व्हाट लगा होगा, तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव का काम नहीं कर रहे, यहाँ पे ये किसका काम करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। जो इंटेरोगेटिव का काम कब करेंगे? जब ये पहले लगे होंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन लगे हैं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट, ये आ गई वर्ब, ठीक है, ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे ये लगा है वर्ब, ये लगी है सब्जेक्ट, उल्टा हो गया स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बच्चों को आदत होती है हु आर यू, वेयर आर यू ऐसा बोलने की, लेकिन तब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, इंटेरोगेटिव है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। लेकिन यहाँ पे सिंपल बात हो रही है, मुझे नहीं पता है तुम कौन हो, मैं किसी को क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ तुम कौन हो, मुझे नहीं पता है तुम कौन हो, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। हु जो है इससे मेरी बात को जोड़ा है, इसीलिए यहाँ पे हु आर यू नहीं बनेगा, हु यू आर रहेगा, ये है इसका सही। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई, चलो, इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। अभी मैंने आपको पढ़ाया ये जो ये वाला है, आप पॉज करना वीडियो को पॉज करके आप अपना टाइम लेना, इसको लगाना, फिर जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी फिर आप देखना आपका सही है गलत है। इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन, अभी हमने पढ़ा था अगर आई है, ठीक है,
आई लगा है तो उससे पहले क्या आएगा? इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। आई लगा है और उसके बाद क्या लगा है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, तो आगे हिम का क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। ठीक है, इफ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन। He is the person whom everyone thought has stolen the bag. ये वाला पहले बाकी कर लेते हैं, ये थोड़ा लंबा है। Last summer I went to Goa and enjoyed very much. ये आया है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, क्योंकि याद करो अभी मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाए थे और मैंने आपको बोला था जब आपके वर्ड्स यूज होते हैं अवेल, प्राइड, रिकनसाइल, ठीक है, और आपका इंजॉय, और भी वर्ड्स होते हैं, ये वाले वर्ड्स जब यूज होते हैं तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता आता है, या मतलब आप कह सकते हो ये अपने साथ ज़रूरी नहीं है, ये अपने साथ बस याद रखो ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा, आई enjoyed in the party. I enjoyed the party. यहाँ पे समझना, आपको ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। यहाँ देख, I enjoyed, I क्या है? सब्जेक्ट, enjoyed क्या है? वर्ब, इन क्या है? प्रेपोजिशन, द क्या है? पार्टी, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन किसका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट, enjoyed क्या है? वर्ब, द पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मुझे बताओ, आपके नीचे वाले में आपकी सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब का काम ट्रांसफर लेने के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन बीच में प्रेपोजिशन आ गई जिसने इसको और इसको ले लिया। आपकी वर्ब के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बचा है अपना काम ट्रांसफर करने के लिए। और इंजॉय एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही लेता है, मतलब इसमें वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती ही लेती है। तो इस पार्ट में आई इंजॉयड आना है माई सेल्फ। जब ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? लास्ट समर आई वेंट टू गो एंड एंजॉयड वेरी मच। आपके पास आई वेंट टू गोवा, आपके पास आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू गोवा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इंजॉयड आपके पास वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नहीं है ना, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? enjoyed myself. Next, was it me who had to face the music? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। पहले फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक एक आपका इडियम फ्रेजल वर्ड है। फेस द म्यूजिक इसका मतलब होता है टू फेस डिफिकल्टीज। ये एरर नहीं था, ये बस इंफॉर्मेशन थी। वॉज इट मी, वही स्ट्रक्चर आया, इट लगा है, इट के बाद अगर कोई भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है तो आगे हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, बेशक क्वेश्चन ही हो। इट वॉज मी नहीं, इट वॉज आई, या वॉज इट आई। ठीक, नेक्स्ट, one of them forgot to take their passport and found himself in a difficult situation. बताओ, आप वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, फिर प्ले करना और देखना कि आपके सही हो रहे हैं आंसर्स या गलत। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, वन ऑफ देम, वन जो होता है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और याद रखना जब सब्जेक्ट में वन आएगा तो हमेशा वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ते हो, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ देम, बहुत सारे लोगों में से आप एक की बात कर रहे हो। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट नहीं आएगा, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक
यहाँ पे आ जाएगा वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज पासपोर्ट, ठीक है। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि वन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अच्छा, जो हमने छोड़ा वो कर लेते हैं 17th। He is the person whom everyone thought has stolen the ring, sorry stolen the bag। ये क्वेश्चन आया है relative pronoun में से, relative pronoun में से। He is the person whom everyone thought has stolen the ring। अब आप बोलोगे मैम ठीक है ना, whom लगा है और पर्सन लगा है। अब यहाँ पे वो मैंने आपको पीछे बोला था ना, मैं आपको तरीका सिखाऊंगी इसको एक और करने का। देखो अब यहाँ पे ठीक है, पर्सन की बात हो रही है, पर्सन कौन है, ह्यूमन है, ह्यूमन की बात है, हु आएगा। लेकिन पॉइंट इज हु आएगा या यहाँ पे हुम आएगा, ये क्वेश्चन बनता है। हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा। आपको पता है विच नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, व्हाट नहीं आएगा, बट इनमें से क्या आएगा। चलो मान लिया मैंने कि ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये पोजेशन बताता और यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है ना, तो ये नहीं आएगा, ये अपने आप कैंसिल। अब हु आएगा, हुम आएगा, इसको करने का एक ट्रिक होती है। देखो आपको मैंने बोला सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी, वर्ब है तो सब्जेक्ट आएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो यहाँ पे आप देखो जितने सब्जेक्ट है उतनी वर्ब आनी चाहिए, ठीक है, जितने सब्जेक्ट है उतनी वर्ब आनी चाहिए। और अगर वर्ब ज़्यादा है तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए देखो सिंपल याद रखो, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। अगर बराबर है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट ज़्यादा है, सॉरी सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं, अगर वर्ब ज़्यादा है, वर्ब 3 है, सब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट आएगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल करनी है। तो ये 3 बन जाएंगी, तो ये 3 बन जाएंगी। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट है 3 वर्ब है तो ज़रूरत ही नहीं है सब्जेक्ट लगाने की, तो ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट लगा दिया फिर आपको वर्ब भी चाहिए होगी, ठीक है। तो एक चेंज हो सकता है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कम है वर्ब ज़्यादा है तो सब्जेक्ट आएगा, ये याद रखो, सब्जेक्टिव केस आएगा। और इसमें पता है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। करो इसको, ही सब्जेक्ट इज वर्ब, द पर्सन ऑब्जेक्ट, हुम छोड़ देते हैं, हमें देखना ही क्या है, एवरीवन आपका सब्जेक्ट होता है, थॉट आपकी, इसको ऐसे नंबरिंग दे दो, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2, हैज स्टोलन वर्ब 3, द बैग ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे मैम थॉट हैज स्टोलन ये सारी एक नहीं होगी, नहीं, यही एरर इसमें आता है, याद रखना। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होगी तो वो एक वर्ब बनाती है, ठीक है। आई एम गोइंग एक वर्ब है, लेकिन जब आपके पास मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में होगी तो आपकी 2 वर्ब बनती है, ये अलग वर्ब बन जाती है, ये अलग वर्ब बन जाती है, समझ आया। जब स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, एक वर्ब बनती है, एक वर्ब कहते हैं उसको। लेकिन जब मेन वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी तो ये अलग वर्ब, ये अलग वर्ब, मतलब उतने सब्जेक्ट चाहिए होंगे, इसका सब्जेक्ट अलग, उसका सब्जेक्ट अलग। जैसे यहाँ पे देखो थॉट लिखा है वर्ब, यहाँ पे हैज स्टोलन है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहाँ लिख देती हूँ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो ये बना देती है एक वर्ब। लेकिन वहाँ पे था थॉट हैज, मेन वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो अलग अलग वर्ब, समझ आया। अब देखो, अब इसको कैंसिल आउट करो, सब्जेक्ट 1 वर्ब 1 कैंसिल, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2 कैंसिल। अब बची वर्ब 3 जिसको सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने बोला क्या करना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दो जो कि है हु, क्योंकि सिर्फ बोलने से देखोगे तो आपको दोनों सही लगेंगे, ठीक है। ये ट्रिक होती है करने की, इससे कभी गलत नहीं होता है, ठीक। तो चलो फिर आज आपके प्रोनाउंस की क्लास खत्म हुई, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, रूल्स के पूरे क्रक्स लिए,
तो आई होप समझ आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास अब करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम एडजेक्टिव कर लेंगे या वर्ब देखते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको वर्ब पढ़ना है या एडजेक्टिव पढ़ना है, इट्स अप टू यू। तो ठीक है फिर, हैव अ गुड डे।